हम जिस दौर में जी रहे हैं वह तकनीक और सूचना का युग है। कभी इंसान का जीवन बहुत सीमित सूचनाओं से चलता था। गांव के चौपालों पर बैठी बातें, पन्नों में सिमटी चिट्ठियां, रेडियो की सीमित आवाज़ें और अखबार की एक बार की खबरें ही सूचना का स्रोत होती थीं। मगर आज आज हम सुबह नींद से जागते ही मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें टिकाते हैं और एक पल में बीसियों नोटिफिकेशन हमारी चेतना को झकझोर देते हैं। ईमेल्स, संदेश, कॉल, अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया, विज्ञापन, रिमाइंडर, जैसे कि कोई हमें नींद से झकझोर कर कह रहा हो, उठो, दुनिया तुम्हें पुकार रही है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि इस पुकार में कितना शोर है, कितना तनाव छुपा है, कितना बोझ है उस दिमाग पर जो हर दिन हजारों विचारों, विकल्पों और सूचनाओं को झेलता है? लेखक डैनियल जे लेविटिन की पुस्तक द ऑर्गेनाइज्ड माइंड इसी जटिल स्थिति का गहन विश्लेषण करती है। यह किताब केवल एक सूचना प्रबंधन की तकनीकी गाइड नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व से जुड़े उस मानसिक संघर्ष को सामने लाती है जिसे हम रोज रोज महसूस करते हैं पर अक्सर शब्द नहीं दे पाते। हमारे मस्तिष्क की क्षमता सीमित है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन इसका एक स्तर है। जब हम इसे लगातार सूचनाओं, निर्णयों और विकल्पों से भरते जाते हैं तो यह थकने लगता है। यह थकान केवल शारीरिक नहीं होती, यह एक गहरी मानसिक थकावट होती है जिसमें हम खुद को खोने लगते हैं। कभी सोचा है जब दिन भर सब कुछ करने के बाद भी आप रात में खुद से पूछते हैं, आज किया क्या? और उत्तर में सिर्फ एक खालीपन मिलता है। यह खालीपन उसी मानसिक अव्यवस्था का संकेत है जिसका जिक्र लेविटिन करते हैं। सूचना की बाढ़ हमें केवल ज्ञान नहीं देती, वह हमारे भीतर एक असहायता भी भरती है। उदाहरण के लिए एक साधारण निर्णय जैसे कि लंच में क्या खाएं पहले कितना आसान था, लेकिन अब इंटरनेट पर सैकड़ों डाइट टिप्स, हजारों रेसिपी वीडियो, सेहत से जुड़े डरावने आंकड़े, वजन घटाने के वादे और स्वाद की तस्वीरें सब मिलकर हमारे सामने इतने विकल्प खड़े कर देते हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं। और फिर जब हम सोचते हैं कि कोई और निर्णय लें, जैसे नौकरी में कोई विकल्प, बच्चों की पढ़ाई या अपने रिश्तों का प्रबंधन, तब तक हमारा मस्तिष्क थककर जवाब दे चुका होता है। लेविटिन इस थकान को निर्णय थकान कहते हैं। यानी हम पूरे दिन में इतने निर्णय लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। और फिर या तो हम गलत फैसले लेते हैं या फैसले लेने से ही बचने लगते हैं। यह स्थिति भयावह है क्योंकि निर्णय ही तो जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम निर्णयों में चूकने लगें तो जीवन अपने आप दिशाहीन हो जाता है। किताब का यह हिस्सा बेहद भावनात्मक रूप से छूता है क्योंकि यह बताता है कि हम इंसान कैसे अपने मस्तिष्क की सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि हमें सब कुछ खुद संभालना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मस्तिष्क को भी व्यवस्था चाहिए, उसे भी आराम और सहारा चाहिए, बाहरी उपकरणों, योजनाओं, तकनीकों और एक संगठित दृष्टिकोण के रूप में। यही तो किताब का मूल संदेश है। एक संगठित मस्तिष्क सिर्फ सफल नहीं होता, वह शांत भी होता है, सशक्त भी होता है और सबसे जरूरी, वह मानव रहता है। मानव होने का अर्थ केवल सोचने समझने वाला जीव होना नहीं है। इसका अर्थ है संवेदनाओं से जुड़ा, रिश्तों में जीवंतता रखने वाला, रचनात्मकता में विश्वास रखने वाला और अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें प्रेमपूर्वक स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति। इस किताब के प्रारंभिक अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए उपलब्ध रहें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभा सकें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ सकें, तो हमें अपने मस्तिष्क के बोझ को हल्का करना होगा। लेविटिन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सब कुछ याद रखने की दौड़ में शामिल होना आवश्यक नहीं है। हम अपनी बाहरी दुनिया को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल निर्णयों और रचनात्मक सोच के लिए स्वतंत्र रहे। जैसे एक डायरी में कार्यसूची बनाना, फोन में रिमाइंडर सेट करना, फाइलों को विषयानुसार व्यवस्थित करना, मेल्स को सही फोल्डर्स में रखना, घर के जरूरी कागजातों को अलग अलग जगह पर सहेजना। परिचय अध्याय के अंत में लेखक हमें एक विशेष आत्मदर्शन की ओर ले जाते हैं। वे ये दर्शाते हैं कि जब हम अपने मस्तिष्क की प्रकृति को गहराई से समझते हैं, उसकी सीमाओं को स्वीकारते हैं और उसकी क्षमताओं को सहेजते हैं, तब हम केवल एक कुशल जीवन नहीं जीते, बल्कि एक सार्थक और संवेदनशील जीवन जीने लगते हैं। एक संगठित मस्तिष्क सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं बनाता, वह एक समझदार पिता, एक सहृदय माँ, एक रचनात्मक कलाकार, एक सहनशील शिक्षक
और सबसे बढ़कर एक शांत और स्थिर मनुष्य बनने में मदद करता है। जब मस्तिष्क में हलचल कम होती है तो हृदय को खुलकर जीने का अवसर मिलता है। ये अध्याय पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रतीत होता है मानो लेखक हमारे केवल बाहरी जीवन की नहीं बल्कि हमारे भीतरी द्वंद्वों की भाषा बोल रहे हैं। वे उन थकी हुई सांसों को समझते हैं जो हम तब लेते हैं जब कोई विकल्प चुनना कठिन हो जाए। वे उस अवसाद को पहचानते हैं जो एक भरे हुए दिन के अंत में भी खालीपन के रूप में महसूस होता है। जब लेखक कहते हैं कि संगठन केवल समय बचाने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है, तो ये पंक्ति केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक अंतरात्मा की पुकार जैसी प्रतीत होती है जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात मन में एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं सचमुच अपने मस्तिष्क के साथ न्याय कर रहा हूँ? क्या मैं उससे हर दिन इतना कुछ करवाने की अपेक्षा करता हूँ कि वह थककर मेरी भावनाओं, संबंधों और स्वयं से जुड़ाव की शक्ति ही खो बैठता है? क्या मेरी अनियोजित दिनचर्या, निरंतर चलती सूचनाओं की भीड़ और हर समय उपलब्ध रहने की आदत मेरे मस्तिष्क से वह शांति और स्थिरता छीन रही है जो किसी भी सृजनशील, प्रेमपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है? यदि उत्तर हाँ है, तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है, अब मैं क्या बदल सकता हूँ? ये सवाल कोई साधारण प्रश्न नहीं बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। यही वह मोड़ है जहाँ से ये पुस्तक हमें हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारे जीवन की बनावट की ओर नए नजरिए से देखने को प्रेरित करती है। यही वह क्षण है जहाँ से हम उस यात्रा पर निकलते हैं जो हमें केवल एक संगठित मस्तिष्क की ओर नहीं बल्कि एक शांत, संवेदनशील और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल और अद्भुत रचना है। ये वह स्थान है जहाँ विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं आकार पाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और यादें सहेजी जाती हैं। लेकिन जितना विशाल ये दिखता है उतना ही सीमित भी है। हम ये भूल जाते हैं कि मस्तिष्क एक यंत्र नहीं बल्कि एक जीवंत अंग है, एक ऐसा अंग जो हर क्षण हमारे अनुभवों से, हमारी भावनाओं से और हमारी सोच से प्रभावित होता है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का ये अध्याय इस बात को गहराई से समझाता है कि हमारी स्मृति, हमारा ध्यान और मस्तिष्क की संरचना कैसे काम करती है और इसकी सीमाओं को पहचानकर हम कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले बात करें स्मृति की, तो ये वह तंतु है जो हमें हम बनाता है। हमारी पहचान, हमारा अतीत, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य सब स्मृति के ही उपज हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जैसे चाबियां कहाँ रखी, कोई वादा कब किया था या कल रात का सपना कैसा था? ये भूले बिसरे पल केवल साधारण भूल नहीं होते, ये संकेत है मस्तिष्क की सीमा के। लेविटिन बताते हैं कि हमारी स्मृति दो भागों में विभाजित होती है, एक है कार्यशील स्मृति और दूसरा है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कार्यशील स्मृति वो जगह है जहां हम वर्तमान की चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर तुरंत सुनकर याद रखना या यह सोचते रहना कि अभी क्या करना है। लेकिन इस स्मृति की सीमा बहुत छोटी होती है। आमतौर पर एक समय में हम मोट 7 आइटम ही याद रख सकते हैं। यदि हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा भर देते हैं तो पुरानी जानकारियां धुंधली पड़ने लगती हैं। अब सोचिए, जब हम दिन भर फ़ोन पर कॉल्स ले रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, ऑफिस के कामों की सूचियां याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की ज़रूरतों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कार्यशील स्मृति लगातार ओवरलोड हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम भूलने लगते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और अंततः खुद को दोषी महसूस करते हैं कि मैं इतनी छोटी सी बात कैसे भूल गया। लेकिन सच ये है कि दोष हमारा नहीं है, दोष है उस व्यवस्था का जो हमने अपने मस्तिष्क को नहीं दी। लेविटिन यहाँ एक भावुक परंतु सटीक बात कहते हैं। मस्तिष्क सब कुछ याद रखने के लिए नहीं बना, बल्कि ये निर्णय लेने और सोचने के लिए बना है। ये वाक्य केवल जान नहीं बल्कि एक प्रकार की आत्मस्वीकृति है। यह हमें यह मानने की आज़ादी देता है कि हम मशीन नहीं हैं, हमसे भूल हो सकती है और यह भूलना कोई दुर्बलता नहीं बल्कि एक जैविक सत्य है। इसी तरह ध्यान की बात करें तो यह वह प्रकाश है जिससे हम अपने जीवन को देख पाते हैं। ध्यान का अर्थ केवल एकाग्रता नहीं है, यह हमारी उपस्थिति है। हम कहाँ हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, इन सब का एक संयोजन है ध्यान। लेकिन आज की दुनिया में ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है विकर्षण।
नोटिफिकेशन की आवाज़ें, स्क्रीन की चमक, एक के बाद एक बदलते दृश्य, असंख्य विकल्प, ये सब हमारे ध्यान को बांट देते हैं। लेविटिन बताते हैं कि मस्तिष्क के अंदर एक प्रणाली होती है जिसे वे अटेंशन फिल्टर कहते हैं। यह फिल्टर तय करता है कि कौन सी सूचना पर ध्यान देना है और किसे नज़रअंदाज करना है। लेकिन जब यह फिल्टर थक जाता है, यानी जब हम लगातार ध्यान बदलते रहते हैं, तो ये निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है और तब हम अपने आप को खो देते हैं। न हम सामने बैठे इंसान की बात सुन पाते हैं, न ही अपने भीतर की। ये बात भावनात्मक रूप से बहुत गहराई तक जाती है, क्योंकि ध्यान केवल एक काबिलियत नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव है। जब एक बच्चा अपने माता पिता को बुलाता है और वे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो वह बच्चा केवल अनदेखा नहीं होता, उसकी भावनाएं भी घायल होती हैं। जब कोई दोस्त अपनी पीड़ा साझा करता है और हम आधे मन से सुनते हैं, तो शब्द तो सुनाई देते हैं, लेकिन दर्द हमसे छूट जाता है। लेविटिन बार बार कहते हैं कि ध्यान देना प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। अगर हम अपने जीवन को संगठित करना चाहते हैं, तो हमें यह तय करना होगा कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या हम सुबह के पहले 5 मिनट अपने विचारों को देते हैं या मोबाइल स्क्रीन को? हम खाने के वक्त अपने परिवार को समय देते हैं या फिर टेलीविजन को? ये सारे छोटे निर्णय हमारे ध्यान को और अंततः हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। मस्तिष्क की सीमाएं हमें यह नहीं बताती कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं। जब हम अपनी सीमाओं को जानते हैं, तो हम उनसे ऊपर उठने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। लेविटिन का कहना है कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने का पहला कदम है उसकी सीमाओं को स्वीकार करना। अगर हम मान लें कि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, तो हम बाहरी स्मृति की मदद ले सकते हैं। डायरी, नोट्स, एप्स, रिमाइंडर, ये सब मस्तिष्क के सहायक बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम अपने ध्यान और स्मृति को संगठित करते हैं, तो हम केवल कार्यों में नहीं, भावनाओं में भी स्पष्ट हो जाते हैं। हम बेहतर प्रेमी बनते हैं, बेहतर माता पिता, बेहतर साथी और सबसे जरूरी, बेहतर स्वयं। इस अध्याय के अंत में एक गहरी मानवीय भावना उभरती है। ये भावना कि हम पूर्ण तभी बन सकते हैं जब हम अधूरेपन को समझें। हमारी स्मृति कमजोर हो सकती है, ध्यान भटक सकता है, मस्तिष्क थक सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद हम एक अद्भुत संभावना लिए जीते हैं। अगर हम अपने मस्तिष्क को समझें, उसका सम्मान करें और उसे एक व्यवस्थित जीवन दें, तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी। हमारा जीवन उन निर्णयों का परिणाम होता है जो हम हर दिन लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ तात्कालिक और कुछ दूरगामी। सुबह की अलार्म से उठने का फैसला हो या जीवन साथी चुनने जैसा गंभीर निर्णय, ये सभी हमारी दिशा तय करते हैं। लेकिन जब जानकारी की बाढ़ हो, विकल्प असंख्य हो और हर ओर से दबाव हो, तब निर्णय लेना एक बोझ बन जाता है। लेविटिन की द ऑर्गेनाइज्ड माइंड इस पीड़ा को पहचानती है और हमें यह सिखाती है कि जानकारी के शोर में भी हम स्पष्टता से कैसे निर्णय ले सकते हैं। आज की दुनिया में हम जानकारी के महासागर में जी रहे हैं। एक क्लिक पर हजारों उत्तर, लाखों विकल्प, सैकड़ों सलाहें हमारे सामने होती हैं। पहले जहां एक समाचार पत्र में दिन भर की खबरें मिलती थीं, आज हर क्षण अपडेट आ रहे हैं। पहले जब कोई चीज खरीदनी होती थी, तो 2-3 विकल्प होते थे। अब ऑनलाइन साइट्स पर 5 सर्च से भी ज्यादा। ये विकल्पों की अधिकता हमारे मस्तिष्क को थका देती है। लेविटिन इस स्थिति को डिसीजन फटीग यानी निर्णय थकान कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार निर्णय लेता है, चाहे वे छोटे हों या बड़े, तो मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह थकान हमें चिड़चिड़ा बनाती है, गलती करने की संभावना बढ़ाती है और कभी कभी हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। अब कल्पना कीजिए, सुबह से शाम तक आपने क्या पहने, क्या खाया, किसे फ़ोन किया, किस ईमेल का जवाब दिया, कौन सा रास्ता चुना, कौन सा खर्च किया, ये सारे निर्णय थे। और अब दिन के अंत में अगर आपसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने को कहा जाए, जैसे कि किसी रिश्ते या नौकरी के बारे में, तो क्या आप उसे पूरे होशो हवास में ले पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में निर्णयों की श्रेणियां बनानी होंगी। हर निर्णय को एक से महत्व का नहीं माना जा सकता। कुछ निर्णय तात्कालिक होते हैं जिनका असर कुछ घंटों तक ही होता है, लेकिन कुछ निर्णय हमारे पूरे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें यह समझना होगा कि किस निर्णय पर कितनी ऊर्जा लगानी है। उदाहरण के लिए,
अगर हम सुबह ये तय करने में आधा घंटा लगा देते हैं कि क्या पहनना है, तो हम अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च कर रहे हैं। शायद इसीलिए स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हर दिन एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, ताकि वे छोटी छोटी चीज़ों पर निर्णय लेकर अपनी मानसिक ऊर्जा न गंवाएं। लेविटिन कहते हैं कि जानकारी का संगठन निर्णय की स्पष्टता लाता है। जब हमारे सामने सूचनाएं बिखरी हों, जब विकल्पों का कोई सिर पैर न हो, तब हमारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब हम सूचनाओं को श्रेणियों में बांटते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं, तब सही निर्णय लेना सरल हो जाता है। मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है। अब घर चुनते समय आपको लोकेशन, कीमत, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, सुविधाएं, दर्जनों बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप केवल घूमते रह जाएंगे और अंत में शायद कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पष्ट कर लिया कि मेरे लिए स्कूल और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप तुरंत कई विकल्पों को अलग कर सकते हैं और शेष में से निर्णय ले सकते हैं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, रिश्तों में भी। कई बार हम अपने संबंधों में उलझ जाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हमें स्नेह चाहिए, या समझदारी, या समय, या स्थिरता? जब हमारे भीतर ही यह स्पष्टता नहीं होती, तो हम गलत निर्णयों में फंस जाते हैं। लेखक यहाँ पर एक भावनात्मक बात कहते हैं। कभी कभी निर्णय लेने में कठिनाई इसलिए नहीं होती कि हमारे पास विकल्प अधिक हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। जब हम अपने मूल्यों, अपनी ज़रूरतों और अपने डर को समझ लेते हैं, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। ये केवल तर्क का नहीं, आत्मज्ञान का भी विषय है। लेविटिन ये भी बताते हैं कि हम निर्णय लेने में बेहतर तभी हो सकते हैं जब हम जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत और प्रोसेस करें। उदाहरण के लिए, अगर हम आंकड़ों को प्रतिशत की बजाय वास्तविक संख्या में समझें, तो निर्णय बेहतर होते हैं। जैसे अगर कोई दवाई कहती है कि इससे 10% लोगों को फायदा हुआ, तो यह सुनने में कम लगता है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि टन में से 60 लोगों को फायदा हुआ, तो इसका प्रभाव अलग होता है। हमारा मस्तिष्क डेटा की प्रस्तुति से प्रभावित होता है, और यही कारण है कि विज्ञापन कंपनियां डेटा को इस तरह दिखाती हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए लेखक हमें ये 3 जरूरी बातें बताते हैं जो किसी भी खास निर्णय को लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। 1. जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन सीमित मात्रा में। बहुत ज्यादा जानकारी मस्तिष्क को उलझा देती है। हमें सिर्फ उतनी जानकारी लेनी चाहिए जितनी जरूरी हो। बेकार की बातें हमारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। 2. अपने मन को साफ रखें। यह समझना जरूरी है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है। क्या हम शांति चाहते हैं या सफलता? क्या हमारे लिए परिवार जरूरी है या पैसा? जब हम ये जानते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए, तब सही फैसला लेना आसान हो जाता है। किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लें। कई बार कोई करीबी इंसान, जैसे दोस्त या परिवार का सदस्य, हमें वो बात समझा सकता है जो हम अकेले नहीं सोच पाते। सलाह लेना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये समझदारी की निशानी है। इस अध्याय का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा यह है कि लेखक हमें यह बताते हैं कि निर्णय लेना सिर्फ एक कठिन जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सोच समझकर और दिल से किया गया काम होता है। यह सिर्फ दिमाग की बात नहीं होती, बल्कि इसमें हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारा दिल भी शामिल होता है। जब हम अपने मन की बात समझकर फैसला करते हैं, यानी जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं, तब हम सिर्फ कोई सही विकल्प नहीं चुनते, हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को भी चुनते हैं। और यही शांति हमारे जीवन को सच्चा मतलब और गहराई देती है। कैसे व्यवस्थित करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी? हम सभी की जिंदगी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से भरी होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, काम पर जाना, घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना, समय पर बिल भरना, मेल पढ़ना, कॉल्स करना, खाना बनाना, सफाई रखना, ये सब हमारे हर दिन का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ये छोटे छोटे काम हमारे ऊपर भारी लगने लगे हैं। हम अक्सर दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। लेविटिन की द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि एक संगठित मस्तिष्क ही एक संगठित जीवन की चाबी है। जब तक हमारा मन व्यवस्थित नहीं होता, तब तक हमारी जिंदगी हमेशा अस्त व्यस्त ही लगती है, चाहे हमारे पास समय हो या संसाधन।
लेखक कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना कोई जादू नहीं है। ये एक सोचने और जीने का तरीका है जिसे हम धीरे धीरे अपनाकर अपनी दिनचर्या को बहुत हल्का और आनंददायक बना सकते हैं। हमारा मस्तिष्क और रोजमर्रा की उलझनें। सबसे पहले लेखक ये बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर छोटी चीज को याद रखने के लिए नहीं बना है। अगर हम हर समय ये याद रखने की कोशिश करें कि हमें दूध लेना है, किसी को फोन करना है, गीजर बंद करना है या ईमेल भेजना है, तो हमारा दिमाग थक जाता है। उसे कोई भी बड़ी सोचने की क्षमता तब नहीं मिलती क्योंकि वह छोटी छोटी बातों में ही उलझा रहता है। इसलिए लेखक सबसे पहले यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी रोज की जिम्मेदारियों और विचारों को दिमाग के बाहर रखना चाहिए। यानी उन्हें लिख लेना चाहिए, सूची बनानी चाहिए, उन्हें किसी डिजिटल या कागजी सिस्टम में सहेज लेना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क खुलता है और सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। सूचियां, दिनचर्या और प्राथमिकता। 3 शक्तिशाली उपकरण। लेविटिन बताते हैं कि अगर हम 3 चीजों को सही ढंग से अपनाएं, सूचियां बनाना, नियत दिनचर्या अपनाना और कामों को प्राथमिकता देना, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। 1. सूचियां बनाना। जब हम दिन की शुरुआत किसी सूची से करते हैं जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आज क्या करना है, तो हम ज्यादा फोकस में रहते हैं। हम चीजें भूलते नहीं और बिना घबराए एक एक करके काम पूरे कर लेते हैं। ये सूची दिमाग से बोझ हटाती है और हमें नियंत्रण का एहसास देती है। नियत दिनचर्या अपनाना। लेखक कहते हैं कि जब हम कुछ काम हर दिन एक ही समय पर करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाता है। फिर हमारे दिमाग को हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हर दिन सुबह 7 बजे उठना आदत बन जाए तो शरीर खुद समय पर उठने लगता है। इसी तरह समय पर खाना, पढ़ना, आराम करना भी अगर दिनचर्या में शामिल हो जाए तो हम थकते कम हैं और समय भी बचाते हैं। कामों की प्राथमिकता तय करना। हर काम जरूरी नहीं होता, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना होता है, जैसे किसी को जवाब देना या कोई ज़रूरी चीज़ याद दिलाना। वहीं कुछ काम थोड़े समय बाद भी किए जा सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूसरों को सौंप सकते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा इंतज़ार कर सकता है, तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देते। लेखक की सलाह है कि हर सुबह थोड़ा समय निकालकर हम अपने कामों को 2 भागों में बांट लें। कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और कौन सा कम ज़रूरी। ऐसा करने से दिन भर हम शांत और साफ सोच के साथ काम कर पाते हैं। इससे मन में हड़बड़ाहट कम होती है और हम ज़्यादा प्रभावशाली बनते हैं। अव्यवस्था से तनाव और तनाव से दूरी। हम सब ने अनुभव किया है कि जब घर बिखरा हो, अलमारी खुली हो, कागज़ इधर उधर हो या मेज पर चीज़ें बेतरतीब पड़ी हों, तो मन भी बेचैन हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। यही बात लेखक हमें वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि अव्यवस्था हमारे मन और मस्तिष्क पर बोझ डालती है। जब हमारी नज़रें बार बार उन अधूरे कामों या बिखरी चीज़ों पर जाती हैं तो दिमाग तनाव महसूस करता है। वह हर बार ये याद दिलाता है, ये काम तो भी बाकी है। ये लगातार चलता हुआ बोझ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। लेखक बताते हैं कि जब हम चीज़ों को उनके सही स्थान पर रख देते हैं, चाहे वह कोई फाइल हो, मोबाइल की चार्जिंग केबल हो या कोई विचार हो, तो हमारा मन शांत हो जाता है। एक साफ कमरा, एक सजी हुई टेबल या एक व्यवस्थित ईमेल इनबॉक्स हमारे भीतर सुकून पैदा करता है। इसलिए वे जोर देते हैं कि हमें समय समय पर अपने घर, काम और मन को साफ और सजीव बनाए रखना चाहिए। डिजिटल व्यवधान से कैसे बचें? आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ है मोबाइल फ़ोन, ईमेल और सोशल मीडिया। हम जब भी किसी काम को मन से करना शुरू करते हैं, कोई ना कोई नोटिफिकेशन टपक पड़ता है। फिर ध्यान बन जाता है और हम उस काम में दोबारा उतरने में समय गंवा देते हैं। लेविटिन बताते हैं कि जब भी हमारा ध्यान भटकता है तो फिर से उसी एकाग्रता में लौटने में करीब 25 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब है कि बार बार फ़ोन चेक करने की आदत हमें बहुत पीछे खींच देती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन का एक हिस्सा ऐसा तय करें जिसे वे कहते हैं गहरे काम का समय। उस समय हम फ़ोन को साइलेंट कर दें, सोशल मीडिया को बंद कर दें और केवल एक ही काम पर पूरी निष्ठा के साथ ध्यान लगाएं। यह समय चाहे सिर्फ आधा घंटा ही क्यों न हो,
ये हमारे दिमाग को तेज, शांत और सृजनशील बनाता है। परिवार और भावनाओं का संतुलन। लेविटिन ये भी कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम करने और समय बचाने का नाम नहीं है। अगर हम अपने करीबी रिश्तों को समय नहीं दे पाए तो सारी योजना और सफलता अधूरी रह जाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि एक संगठित दिमाग वही होता है जो जानता है कि कब थम जाना है, कब अपनों के साथ बैठना है, कब बच्चों के संग खेलना है और कब बस चुपचाप सुकून से बैठ जाना है। भावनाओं का संतुलन उतना ही जरूरी है जितना कि समय का प्रबंधन। जब हम अपनों के साथ जुड़ते हैं, दिल से बातचीत करते हैं और अपनी भावनाओं को खुलने देते हैं, तभी मस्तिष्क भी स्थिर होता है। लेखक मानते हैं कि मानसिक स्पष्टता का सबसे बड़ा सहारा हमारा भावनात्मक संतुलन है। अंतिम विचार, एक नई शुरुआत की ओर। इस अध्याय का अंत बहुत ही प्रेरणादायक है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि एक व्यवस्थित जीवन कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में छुपा है, जैसे सुबह जल्दी उठना, काम को सही क्रम में करना, चीज़ों को सही जगह रखना और समय पर रुक जाना। जब हम इन साधारण लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक सुंदर लय में बहने लगती है, जहाँ भागदौड़ तो होती है लेकिन तनाव नहीं होता, जहाँ काम होता है लेकिन बोझ नहीं, और सबसे ज़रूरी, वहाँ हमारे लिए और अपनों के लिए समय होता है। यही तो है एक संगठित मस्तिष्क की असली ताकत। वह हमें केवल काम में अच्छा नहीं बनाता, बल्कि इंसान के तौर पर भी संतुलित और सुंदर बना देता है। यही वह बिंदु है जहाँ से नई शुरुआत होती है, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जो सच में हमारे अपने हाथों में होती है। आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी चीज़ में व्यस्त हैं। चारों ओर सूचनाओं का शोर है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, समाचार, ईमेल, और हजारों छोटे छोटे विचार जो हमारे दिमाग में रोज उभरते हैं। इस दौड़ में हमारा ध्यान और स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हम बार बार भूल जाते हैं कि हमने क्या रखा था, किससे क्या कहा था या कौन सा काम पूरा करना है। डैनियल लेविटिन इस विषय को बेहद मानवीय तरीके से समझाते हैं। वह बताते हैं कि यह भूलना या ध्यान न लगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर तब जब हम उस पर लगातार बोझ डालते हैं। वह कहते हैं कि यदि हम अपने दिमाग के काम करने के ढंग को समझ लें तो हम न सिर्फ अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और गहराईपूर्ण बना सकते हैं। मस्तिष्क की सीमाएं और उनकी समझ। पहले यह समझाते हैं कि मस्तिष्क को हम जितनी सूचनाएं एक साथ देंगे, वह उतना ही भ्रमित होगा। हमारा ध्यान एक समय में केवल एक मुख्य चीज पर ही केंद्रित रह सकता है। जब हम बार बार एक काम से दूसरे की ओर जाते हैं, जैसे ईमेल पढ़ना, फिर सोशल मीडिया चेक करना, फिर कोई कॉल उठाना, तो मस्तिष्क हर बार अपनी ऊर्जा नए सिरे से लगाता है। यही कारण है कि हम थक जाते हैं, भले ही दिन भर कुछ भारी काम न किया हो। यहाँ लेखक एक बेहद मानवीय बात कहते हैं। हमारा मस्तिष्क कोई मशीन नहीं है, वह भावनाओं, यादों, विचारों और संवेदनाओं से भरा हुआ एक जीवंत तंत्र है। जब हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो यह चमत्कार करता है, लेकिन जब हम इसे बिना योजना के इस्तेमाल करते हैं तो यह बिखर जाता है। स्मरण शक्ति और भावनाओं का रिश्ता। लेविटिन ये बताते हैं कि याददाश्त केवल तथ्यों को याद रखने का नाम नहीं है, यह हमारे अनुभवों और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। हम वही बातें जल्दी याद रखते हैं जिनसे कोई भावना जुड़ी होती है, जैसे कोई खुशबू जो बचपन की याद दिलाती है, या कोई गाना जो किसी पुराने पल को ताज़ा कर देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम कोई चीज़ लंबे समय तक याद रखें, तो उसे किसी भावना या अनुभव से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महत्वपूर्ण जानकारी को कहानी या चित्र के रूप में याद करें, तो वह हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। यही कारण है कि पढ़ाई में भी केवल रटने की बजाय भावनात्मक रूप से जुड़ना ज़्यादा असरदार होता है। ध्यान केंद्रित करने की कला। लेखक ध्यान केंद्रित करने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी सुझाते हैं। एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि इससे ध्यान बनता है और थकावट बढ़ती है। गहरे काम का समय तय करें। दिन में कुछ घंटे तय करें जब आप फ़ोन बंद रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें और पूरी एकाग्रता से एक ही काम करें। वातावरण को शांत बनाएं। काम करते समय शांति का माहौल बनाना ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि संभव हो तो हल्की रोशनी, धीमा संगीत या प्रकृति की आवाज़ें ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। डिजिटल तकनीक और ध्यान।
लेखक बहुत सच्चाई से इस बात को उजागर करते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया हमारे ध्यान पर सबसे बड़ा हमला कर रही है। हर बार जब हमारे फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है या हम बस यूं ही मोबाइल चेक कर लेते हैं तो हमारा ध्यान उसी पल भटक जाता है। दिमाग उस पुराने काम को वहीं छोड़कर एक नए चक्र में उलझ जाता है। इसका असर सिर्फ उस काम पर नहीं पड़ता, हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि दिमाग कई अधूरे कामों से भरने लगता है। डैनियल लेविटिन सुझाते हैं कि हमें अपने डिजिटल जीवन को भी वैसे ही सहेजना चाहिए जैसे हम अपने घर को सहेजते हैं। उनके अनुसार नोटिफिकेशन को बंद करें ताकि दिमाग बार बार चौंके नहीं। दिन का एक तय समय रखें जब फ़ोन चेक किया जाए, हर पल नहीं। सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय की एक सीमा तय करें। दिन का कुछ समय बिल्कुल डिजिटल मुक्त रखें, सिर्फ अपने लिए। ये छोटे छोटे कदम दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही हमें दोबारा ध्यान की दुनिया में लौटने का रास्ता दिखाते हैं। ध्यान और रिश्तों का रिश्ता। लेखक ये भी कहते हैं कि ध्यान सिर्फ पढ़ाई या काम में नहीं, रिश्तों में भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम किसी अपने से बात कर रहे हों और बार बार फ़ोन देखते रहें तो सामने वाला खुद को अनदेखा महसूस करता है, उसकी बातों का असर खो जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी भावनाएं समझते हैं, तभी वह रिश्ता गहराता है। लेविटिन याद दिलाते हैं कि ध्यान केवल दिमाग की क्रिया नहीं है, यह हमारे दिल की भी उपस्थिति है। जब हम किसी के लिए सच में मौजूद होते हैं तब उस पल की सुंदरता, उस रिश्ते की गर्माहट कुछ और ही होती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के आसान उपाय। लेखक कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सरल सुझाव भी देते हैं जो हमारी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। सूचियाँ बनाएं। ज़रूरी चीज़ें लिख लेने से दिमाग पर बोझ कम होता है और हम ज़्यादा साफ सोच पाते हैं। बार बार दोहराएं। कोई भी बात जितनी बार दोहराई जाए, दिमाग उसे उतना ही गहराई से पकड़ लेता है। ध्यान से सुनिए। जब हम पूरी एकाग्रता से किसी बात को सुनते हैं तो वह हमारे भीतर जगह बना लेती है। चित्रों की तरह सोचिए। किसी जानकारी को कल्पना में एक तस्वीर जैसा बनाइए, इससे याद रखना आसान होता है। डिजिटल युग में मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? हम उस समय में जी रहे हैं जहां हर पल सूचना की बौछार होती रहती है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, हर तरफ से नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, अपडेट्स की एक अनवरत बारिश चलती रहती है। ये युग जहां तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को कई मायनों में आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसने हमारे भीतर एक लगातार बेचैनी और अशांति भी पैदा कर दी है। डैनियल लेविटिन इस विषय को बहुत गहराई से समझते हैं। वह ये मानते हैं कि सूचना का यह अधिकता वाला युग हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा है। हमारे दिमाग को कभी भी रुके रहने का मौका नहीं मिलता। हम सोते हुए भी फ़ोन के पास सोते हैं और जागते ही स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं। इस सत जुड़ाव ने हमारे भीतर की शांति को तोड़ दिया है और हमें यह एहसास तक नहीं होता कि हम कितनी तेज़ी से मानसिक थकावट और भावनात्मक अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि डिजिटल युग को नकारना कोई हल नहीं है, लेकिन इसमें जीते हुए मानसिक संतुलन बनाना अब जीवन की एक कला बन गई है। सूचना थकान इनको पहचानिए। लेविटिन बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 5 गुना ज़्यादा जानकारी ग्रहण करता है जितना 90 के दशक में करता था। हर वेबसाइट, हर ऐप, हर मैसेज हमारे दिमाग में एक नया द्वार खोलता है और दिमाग की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वह हर चीज़ को समझना और समेटना चाहता है। लेकिन यही प्रक्रिया जब लगातार चलती रहती है तो वह इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बदल जाती है और यहीं से शुरू होती है मानसिक थकान। जब हम लगातार जानकारियां ग्रहण कर रहे होते हैं तब हम वास्तव में कुछ भी गहराई से नहीं समझ रहे होते। हमारी सतह पर बहुत कुछ होता है लेकिन भीतर एक खालीपन पनपने लगता है। इसे कृत्रिम व्यस्तता कहते हैं, जिसमें हम हर समय बिजी दिखते हैं लेकिन वास्तव में बहुत कम सार्थक काम कर रहे होते हैं। डेह मन का शोर कम करने के उपाय। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, शांति पाने के लिए सबसे पहले शोर को पहचानना ज़रूरी है। और आज के समय में सबसे बड़ा शोर हमारे भीतर है, एक ऐसा शोर जो सूचनाओं, उम्मीदों, तुलना और लगातार सक्रियता से बना है। इस शोर को कम करने के लिए वे कुछ प्रभावी उपाय सुझाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। हफ्ते में एक दिन या एक निश्चित समय डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह दूरी बना लें। इस दौरान सिर्फ खुद से जुड़िए
अपनों से बात कीजिए और प्रकृति के पास जाइए। नो फोन बनाएं। घर के कुछ हिस्सों जैसे भोजन की मेज, बेडरूम या परिवार की बैठक में मोबाइल का प्रयोग वर्जित करें। इससे मानसिक विश्राम और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ता है। नियमित ध्यान। दिन में 10 से 15 मिनट का मौन ध्यान न सिर्फ दिमाग को शांत करता है, बल्कि पूरे तंत्रिका तंत्र को स्फूर्त करता है। लेखक कहते हैं, ये तकनीकी दुनिया में खुद को फिर से रीसेट करने का सबसे सुंदर तरीका है। डिजिटल विजडम विकसित करना। डैनियल लेविटिन कहते हैं कि तकनीक का उपयोग जानबूझकर और चुनिंदा रूप में होना चाहिए, न कि आदतन और लत की तरह। उन्होंने डिजिटल विवेक के लिए 3 बुनियादी सिद्धांत दिए। चुनकर सूचना लें। हर समाचार नहीं पढ़ना जरूरी, हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देना जरूरी। खुद से पूछें, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? यदि नहीं, तो उस सूचना से दूरी बनाना ज्यादा समझदारी है। विचारों का विश्राम जरूरी है। दिमाग को भी नींद और विश्राम की जरूरत होती है। स्क्रीन टाइम के बाद थिंकिंग टाइम दीजिए, जहां आप चुपचाप बैठें, सोचें, महसूस करें। डिजिटल अनुशासन अपनाएं। जैसे हम भोजन, व्यायाम या खर्च पर नियंत्रण रखते हैं, वैसे ही मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग पर भी सीमा तय करनी चाहिए। सामाजिक जीवन को पुनर्जीवित करें। लेविटिन याद दिलाते हैं कि एक ज़माना था जब हम लोग एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, देर तक बैठते थे, बिना किसी रुकावट के सुनते थे। आज हर बातचीत में बीच में कोई कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन अटपकता है और उस क्वेश्चन की सुंदरता टूट जाती है। मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है सजीव मानवीय संबंध। जब हम सच में किसी के लिए मौजूद होते हैं, तो वहाँ एक ऊर्जा पैदा होती है जो दवाओं, तकनीक या किसी स्क्रीन में नहीं मिलती। लेखक आग्रह करते हैं कि हमें अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनों के साथ बिताया गया एक शांत, मोबाइल मुक्त पल जीवन को भीतर से भर देता है। नींद, स्वास्थ्य और मन का संतुलन। डिजिटल दुनिया ने हमारी नींद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। लेखक बताते हैं कि मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे मस्तिष्क के मेलाटोनिन नामक हार्मोन को प्रभावित करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता घट जाती है। और जब नींद नहीं पूरी होती, तो दिमाग में तनाव, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी बढ़ जाती है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं, सोने से कम मन घंटा पहले डिजिटल उपकरणों से दूरी बना लें। अपने सोने और जागने का समय तय करें और उसका पालन करें। नींद को समय की बर्बादी न समझें, बल्कि दिमाग की मरम्मत के रूप में देखें। स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना कोई भी तकनीक जीवन को खुशहाल नहीं बना सकती।